Hello friends, welcome to Simplify Civils. The first topic of our discussion is General Biology. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको बायोलॉजी के बेसिक्स कौन कौन से हैं जिसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टॉपिक्स जो हम इस अपनी पूरी सीरीज में जनरल बायोलॉजी कवर करेंगे वो है सेल क्या होता है, सेल के बेसिक टाइप्स जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है वो क्या है, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या है। आप सभी को पता है कोरोना वायरस अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हमारी कंट्री को झेलने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका पैंडमिक है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से बाकी डिजीज़ कैसी हैं, कौन सी हैं, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है और डिफरेंट बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं हम आपसे शेयर करेंगे। वाइटामिन्स क्या हैं, वाइटामिन्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या हैं और अगर उनसे रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी होती है तो कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। ब्लड ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी, वो क्या है, उसमें प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के ग्रुप के रिलेशंस क्या क्या हैं, अगर ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप किस तरीके के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है इस बार का, और मुझे लगता है कि इस पर मेंस या प्रीलिम्स कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। वैक्सीन कितने तरीके की होती है, वैक्सीन के वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है और इंडिया बेसिकली आज के समय में वैक्सीन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या क्या क्या वो नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। सोर्सेज मैं बता चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोर्सेज के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है बायोलॉजी में तो आप क्लास 8th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास 9th की एनसीईआरटी सबसे परफेक्ट है। आपको पीछे के भी टॉपिक्स कवर होते हैं और थोड़ा सा आपको डिटेल वर्जन भी मिलता है। चैप्टर 5, चैप्टर 13 आप रेफ़र कर सकते हैं, जो जहाँ से मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, जिन टॉपिक्स को रेफ़र करके, न्यूज़पेपर्स को टॉपिक्स को रेफ़र करके मैंने ये वीडियो बनाई है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हमारा बेस रहते हैं कि हम अपने डिस्कशन को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। चलिए पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ सेल। तो सेल देखिए क्या है कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर कोई भी लाइफ है तो वो सेल से ही बनी है। अगर आपका घर है तो घर का एक बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक होता है, ब्रिक से आप एक वॉल बनाते हैं, वॉल से आप एक घर का रूम बना रहे हैं और बहुत सारे रूम्स को जब आप मिला रहे हैं तो आप अपने घर बना रहे हैं। बेसिकली आप अपना पूरा का पूरा हाउस बना रहे हैं। तो इसी तरीके से सेल्स होती हैं। सेल्स हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। एक सेल एक बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। बहुत सारी सेल्स जब मिलती हैं, एक तरीके की बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो हम उसे बोलते हैं हमारी बॉडी में क्या बने, टिश्यू बने। टिश्यू जैसे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, बोन टिश्यू, ठीक है। जब टिश्यूज़ बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो हमारी बॉडी में बनते हैं ऑर्गन्स, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठे होकर मिलकर फंक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी में बेसिकली हम एज एन ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो इस तरह से एक बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको बताया है कि सेल किस तरह से एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। एक फैक्चुअल पॉइंट की रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। उन्होंने बेसिकली क्या देखा था कि एक डेड कॉर्क सेल्स को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि इस तरीके के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, एक मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, इस तरीके की सेल्स देखी गई। वो बात दूसरी, उन्होंने डेड सेल्स देखी थी, बाद में लिविंग सेल्स डिस्कवर हुई। तो ये आप एनसीईआरटी में आराम से पढ़ सकते हैं, बेसिक जो इसके पीछे के फैक्चुअल थ्योरीज हैं। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक सेल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर कोई सेल है तो उसके बेसिक कंपोनेंट में एक सेल मेम्ब्रेन रहेगी, एक साइटोप्लाज्म रहता है और न्यूक्लियस होता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग येलो कलर से यहाँ दिखाई है, वो बेसिकली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको एक एरिया प्रोवाइड करती है कि इस लिमिटेड एरिया के अंदर हम सेल के फंक्शंस को करेंगे। जहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखो साइटो का मतलब है यहाँ सेल और प्लाज्मा बेसिकली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो गया।
तो सेल का स्ट्रक्चर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे सेल के अलग अलग, और वहाँ पर वो सेल के ऑर्गेनल्स आपस में फंक्शन करेंगे, तो एक मीडियम प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हो सकता है कोई डिफाइंड बाउंड्री हो, या हो सकता है न्यूक्लियस की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं हो और वो साइटोप्लाज्म में बस घूम रहा हो। न्यूक्लियस बेसिकली एक सेल का ब्रेन है। जैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस भी डिसीजंस लेता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी अगर सेल है तो उसे सेल बोला जाएगा, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या एडवांस्ड है वो बात दूसरी है, लेकिन न्यूक्लियस होगा तो ज़रूर। ऐसे ही साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक नाम था श्लाइडेन और एक था श्वान। ये एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने मिलके एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स हैं वो सभी सेल से मिलके बनी हुई हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि सेल तो एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दो वर्ड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया, जैसे कि एक ब्रिक पूरे हाउस के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके मिला के आप पूरी वॉल, रूम या हाउस बनाते हैं। ऐसे ही सेल सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट की तरह काम करती है। अगर सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कैसे आएगा। लेकिन फंक्शन यूनिट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? फंक्शन मतलब जैसे आप सांस लेते हैं, आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, ऐसे ही एक सिंगल सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मतलब वो एक सिंगल सेल भी कैसी है? आपकी तरह फंक्शनल है। अगर बॉडी डेड होती है तो कुछ टाइम के बाद सेल्स भी धीरे धीरे डेड हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट दोनों है। तीसरा पॉइंट बेसिकली रुडोल्फ वर्चो तीसरे साइंटिस्ट थे, ये थर्ड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थर्ड पॉइंट को ऐड किया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये बोला है कि सेल होती है तो नई सेल कहाँ से आ रही है? तो इन्होंने कहा कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल से ही मिलके बनती हैं। एक सेल होती है, वो आगे जाके क्या करेगी? डिवाइड करेगी और दो सेल बनाएगी, और फिर वो बड़ी होकर आगे जाके डिवाइड करेंगी। सो अब मैंने यहाँ पर दिखाया कि दो बारी में दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती है। तो ये हो गए 3 पॉइंट सेल थ्योरी के। अगला पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। देखो यहाँ पर ना कार्यो वर्ड जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो बेसिकली हमने न्यूक्लियस के टाइप के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया कि सेल्स कौन सी हो सकती हैं। वो सेल्स जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली हैं और वो सेल जिनका न्यूक्लियस एक्चुअली में कंपैरेटिवली एडवांस्ड है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो बैक्टीरिया सेल उसका एग्जांपल रहेगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एनिमल सेल या प्लांट सेल, दोनों ही इसका एग्जाम्पल होंगे। तो सर डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए। मैंने बताया प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो आप देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जो थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है। इसे हम बेसिकली न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसे आप न्यूक्लियोइड बोलें, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही बात है। लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं कहीं भी घूम रहा है, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑर्गेनल्स नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे अभी इनके नाम सुन लीजिए, इनके फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनके अगर नाम देखें तो इस तरीके के ऑर्गेनल्स एडवांस्ड सेल यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं होते, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? मेम्ब्रेनलेस होते हैं। दीज आर मेम्ब्रेनलेस। फंक्शन अभी हम आपको बताएंगे। दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स। तो अगर हम डिफरेंस बताएं इन दोनों के बीच में तो हम बोलेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल राइबोसोम तो प्रेजेंट ही है, इसका ध्यान रखिए। प्लाज्मिड आपका बेसिकली बायोटेक में बहुत ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। प्लाज्मिड बेसिकली यहाँ तो इस तरह से दिखाया, लेकिन ऊपर से आप देखें तो ये सर्कुलर होता है जनरली। तो सर्कुलर प्लाज्मिड एक डीएनए ही है बेसिकली, ये एक डीएनए ही है, ठीक है। डीएनए क्या होता है मैं बता देता हूँ। डीएनए इज डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से हमें मिलता है और ये जेनेटिक मटेरियल हमें पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिलाता है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे फादर के कर्ली हेयर थे और मेरे भी कर्ली हेयर हैं, तो उसका रीज़न जीन्स होती हैं, और ये जीन बेसिकली इनहेरिट होती हैं फादर से बेबी में, और ये जीन बेसिकली डीएनए ही है। ठीक है, ये जीन डीएनए ही है। इसकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे बायोटेक टॉपिक में। अभी मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मिड जो वर्ड है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल में दिखता है स्ट्रक्चर। ये प्लाज्मिड जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलर डीएनए, ये आपका बायोटेक में बहुत रोल आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप देखिए, बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल होता है। एक बार को आपको ये नहीं भी याद रहे तो आपको बस इतना तो पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल होती है। आपको मैंने पिछली स्लाइड में ये बताया था कि अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही। तो आप मुझे अभी बता ही सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही मेम्ब्रेन है ही, मेम्ब्रेन दोनों में होगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है या नहीं होता, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है या नहीं होता, तब भी आप बोलेंगे हाँ जी होता है, क्योंकि इस प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है और उसमें सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो अगर आपसे बोले यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है, आप बोलेंगे हाँ जी होता है, आंसर है प्लांट सेल। आपसे पूछे एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता। तो आइए देखिए, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो था, मैंने आपको पिछली स्लाइड, इंट्रोडक्शन स्लाइड में बताया था कि एनिमल सेल प्लांट सेल के डिफरेंस में वो पूछ रहा है। तो आप देखिए, उसने सेकंड स्टेटमेंट पूछा, ये 2020 का क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही बात है। सो जनरली हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है, और वो कहता है प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। अरे भाई, अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल के 3 कंपोनेंट्स, उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। अनलाइक एनिमल सेल, एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। आपसे उसने बोला सेल मेम्ब्रेन किस में होता है। आप देखिए, स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गया, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या बचा आपका, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा होता तो इस आंसर को वो गलत कर ही नहीं सकता था। आपको सेलुलोज सेल वॉल नहीं पता कोई बात नहीं, आपको वैक्यूल नहीं पता कोई बात नहीं, पर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे गलत। ये मुझे लगता है ये फ्री के 2 मार्क्स एक स्टूडेंट के लिए जिसने बस एक सेल का डायग्राम पढ़ रखा हो। अब आपसे पूछते हैं कि सेल वॉल, चलो सेलुलोज बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज से मिलके बना होता है, एक पॉलीमर है। ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब होता है कि बहुत सारी यूनिट्स हैं ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स एक के पीछे एक लगेंगी, एक के पीछे एक लगेंगी, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जो बेसिकली सेलुलोज है। एनीवेज, वो कहता है प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। अगर आपने फिर अगेन बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है और एनिमल सेल के नहीं है, और मैंने आपको ये बता दिया। तो फर्स्ट तो आपका स्टेटमेंट सही ही है, तो आप यहाँ कंफ्यूज होते। तो एक्चुअली में क्या है कि ये यूपीएससी ना आपसे बहुत ज़्यादा टफ सवाल स्टैटिक में नहीं पूछता है। वो आपसे ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है जहाँ वो जानना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या है। चलिए डिफरेंसेस पे अगर आए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, उसमें हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन थिन होती है कंपैरेटिवली, और उसमें सेल वॉल नहीं होती। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल होती है। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी पूछ चुका है वो, पता नहीं कब दोबारा रिपीट करें, वी डोंट नो बट वी शुड नो दिस। अब डिफाइंड न्यूक्लियस किस में है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफाइंड न्यूक्लियस है, हम बोलेंगे नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब एक प्रॉपर सेल है, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस इस तरीके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता तो हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये तो एब्सेंट है।
अगर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल की बात करें तो एक्सेप्शन है राइबोसोम, जो कि प्रेजेंट होता है फंक्शन में अभी आपको बताता हूँ, और सेल ऑर्गेनल्स जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए क्या है, करीब करीब सर्कुलर होता है जनरली, या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सर्कुलर डीएनए या प्लाज्मिड आपको पता है। यहाँ पर भी डीएनए लीनियर होता है, थ्रेड लाइक होता है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल इसका एग्जांपल है। यहाँ पर डिफरेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत सारे और फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक एग्जांपल हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में है। आप देखिए कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको बचपन से पढ़ाया जाता है क्लास 4th 5th 6th में कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट को यूज़ करते हैं प्लांट्स, अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब है बेसिकली वो आपको क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल। एनर्जी मॉलिक्यूल आपने सुना होगा ना एडवर्टीजमेंट्स में कि बच्चा बहुत ज़्यादा खेल के आया और बहुत थका हुआ है, तो मम्मी कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको ग्लूकॉन डी पिला के दे देते हैं और वो उसको एनर्जी आ गई। तो हमारी बॉडी में भी बेसिकली क्या बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होता है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ जाता है, फिर ग्लूकोज बेसिकली बर्न होता है धीरे धीरे, तो ग्लूकोज से एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं अपने डेली फंक्शन में और फिर दोबारा से खाना खाते हैं। तो ये एक साइकिल है, बेसिक साइकिल। प्लांट्स अपने ग्लूकोज खुद बनाते हैं, हम ग्लूकोज नहीं बना पाते। हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको कुक करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो कभी ये मत कहना कि तुम भी अपना खाना किचन में बनाते हो, ठीक है। एनीवेज, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट का ये फंक्शन है कि वो फोटोसिंथेसिस करे और ग्लूकोज प्रोड्यूस करे। इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर पिगमेंट है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या एनिमल सेल में वो है? नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी इस पर डिफरेंस में बनाना हो, पूछ सकता है कि आपसे क्लोरोप्लास्ट किस में है, क्लोरोप्लास्ट किस में नहीं है, फंक्शन किस में करता है, किस में नहीं करता। अब आपको पता लग गया। हम इसलिए कह सकते हैं ये क्योंकि वो वैक्यूल तो पूछ चुका है ऑलरेडी। वैक्यूल क्या था सर? वैक्यूल होता है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वाटर होता है, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, वेस्ट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। जो कोई चीज़ आपको स्टोर करनी है आप उसको वैक्यूल में डाल देंगे। अब बेसिकली प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट्स तो मूव नहीं करता एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो प्लांट जनरली क्या करता है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मटेरियल आप वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। एनिमल में क्या होता है कि ज़रूरत नहीं होती इतना ज़्यादा वेस्ट या ऑर्गेनल्स को इतना ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करने की, क्योंकि सेल फ्लेक्सिबल होती है और बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपस में फंक्शन कर सकती हैं, तो वैक्यूल का रोल इतना ज़्यादा नहीं आता। तो हम जनरली देखते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं छोटे और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है बड़ा सेंटर में, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल, मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉलर वैक्यूल। एक लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमें पता लग गया थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या था यहाँ पर, सी था, ठीक है। तो अब ये हो गई टेक्निकलिटीज़। आपको पूरा ही पता होता तो आप श्योर शॉट होते, लेकिन स्टिल आई से यूपीएससी नहीं चाहता था कि आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाओ। यूपीएससी आपसे बस इतना ही मांग रहा था कि क्या आपको ये सेकंड स्टेटमेंट भी पता है या नहीं पता। और मुझे लगता है ये सेकंड स्टेटमेंट जानने के लिए तो किसी ने ये डायग्राम भी पढ़ा हो, तो उस डायग्राम में एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, तो किसी ने ये डायग्राम भी पढ़ा हो तो बता देगा कि मेम्ब्रेन तो भैया दोनों में है, ठीक है, साइटोप्लाज्म तो दोनों में होते हैं। तो ये आप गलती कभी नहीं करेंगे। न्यूक्लियस अगेन दोनों में है। ऑर्गेनल्स भी आप ध्यान से देखें तो सभी ऑर्गेनल्स ऑलमोस्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बात रही क्लोरोप्लास्ट की तो हाँ, यहाँ डिफरेंस आ जाता है। और एक ऑर्गेनल आता है आपका सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो ऑर्गेनल है ये प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, कैसे नहीं करता, ये आपको नहीं करना है। आपको बस ऑर्गेनल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेंट्रियोल नाम का इस तरीके का एक ऑर्गेनल होता है एनिमल सेल में और वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बस। तो प्लांट सेल भी तो डिवीजन करते हैं, हाँ वो डिवीजन करते हैं, पर उनका मैकेनिज्म दूसरा है।
उनके पास दूसरा मैकेनिज्म है डिवीजन करने का। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनल है बस। राइबोसोम्स देखो यहाँ छोटे छोटे डॉट्स दिए हुए हैं, तो बहुत सारे इस तरीके के डॉट्स जो हैं यहाँ पर भी हैं इस तरह। तो इस तरह के डॉट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह होते हैं। अब तीसरा स्ट्रक्चर आया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये सैंडविच जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये हॉट डॉग जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से, ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम आपने शायद सुना हो अपनी मेमोरीज़, अगर 6, 7, 8, 9 की मेमोरीज़ हो आपकी तो आपने ये पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनल होता है। बेसिकली ये हेल्प करता है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, आप क्या लेंगे, आप लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, हम सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन जाती है सेल में, सेल में ये ऑक्सीजन जाती है और ये ग्लूकोज को क्या करती है, ब्रेक करती है, ठीक है। और ग्लूकोज को ब्रेक करके ये बनाती है एनर्जी, और ये एनर्जी आप करते हो यूज़। तो क्या सर ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी? आंसर इज़ नो, हमेशा तो ज़रूरत नहीं है। बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करता है फूड को तोड़ने में। बेसिकली आपकी सेल अगर ऑक्सीजन को यूज़ करती है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन नहीं है तो इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, वो बात दूसरी, काम चलता रहेगा। तो आपको दो तरीके के रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, एक है एनएरोबिक और दूसरा है एरोबिक। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। हमारी बॉडी में दोनों तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। जैसे कि आप अभी बहुत तेज़ रनिंग करें तो कुछ टाइम तक तो आप रनिंग कर लेते हैं, फिर आपके लेग्स में क्या होता है, पेन होने लगता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी सेल्स जितना ज़्यादा ऑक्सीजन थी वो इतनी जल्दी जल्दी यूज़ कर लेंगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी और आपकी मसल की सेल्स अच्छे से वर्क करेंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। थोड़े टाइम बाद आप रुक के बोलोगे कि अब पैरों में दर्द हो रहा है और भागा नहीं जा रहा। तो वहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है और आपके पैरों में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द हो जाता है। हमें इतना डिटेल में अगेन मैं कह रहा हूँ नहीं जाना है, हमें सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अभी क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो वापस आ जाते हैं। हमने क्लीन कर दिया है, हमने मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है, न्यूक्लियस पढ़ लिया है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल, ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अजीब सा नाम है, गंदा सा नाम है, लेकिन आप ध्यान से देखो, रेटिकुलम वर्ड आ रहा है। रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। क्या आपको दिख रहा है एक नेटवर्क सा? बिल्कुल दिख रहा है। और आप देखिए ये नेटवर्क में बेसिकली क्या है, प्लाज्मा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड दी मेम्ब्रेन। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखें तो ये दो तरीके के हैं, तो इसे हम ER से अगर डिनोट करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला है स्मूथ और दूसरा है रफ। तो आपको मैंने अभी बताया था कि राइबोसोम बेसिकली हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। तो ये राइबोसोम्स आप देख सकते हैं कि अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं रफ। तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं ER के सरफेस पे, तो हम बोलेंगे रफ। अगर वो अटैच नहीं है तो हम बोलेंगे स्मूथ। तो सर दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, ऐसे ही ये हेल्प करते हैं लिपिड्स या फैट्स की सिंथेसिस में। फैट्स आपको पता है ना, आप फैटी फूड खाते हो ना, तो वहाँ से आपको पता होगा फैट होता है, ठीक है। फैट्स बेसिकली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है, तो वो नहीं भी याद रहे चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फैट्स या लिपिड्स, इसको बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है हमारी सेल के अंदर, और प्रोटीन को बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। इतनी बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और टॉक्सिसिटी रिमूव करने में भी हमारी सेल के अंदर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो आपको मैंने तीन डिफरेंस बता दिए। पहली बात तो स्मूथ है, इसका स्मूथ होने का रीज़न क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट फैट्स और लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा है। तीसरा पॉइंट टॉक्सिसिटी को सेल से रिमूव कर रहा है।
यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पॉइंट बताया कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस और प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका रोल है। दैट्स इट, इतना आपको समझ में आ गया, काफ़ी है। अब देखो आपकी बॉडी में प्रोटीन तो बन गए, लेकिन प्रोटीन आपकी सेल में यूज़ होंगे या फिर सेल से बाहर जाके यूज़ होंगे, ठीक है। तो या तो इनसाइड है या आउटसाइड यूज़ होंगे, तो मैं यहाँ इनसाइड लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यूसेज जो है प्रोटीन का वो डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग, प्रोटीन की पैकेजिंग करना और उसको मॉडिफाई करना, ये काम करता है गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। गोल्जी एक अलग ऑर्गेनल है, जो ऑर्गेनल बेसिकली गोल्जी नाम के साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया गोल्जी, ठीक है। इसका रोल है प्रोटीन बनने के बाद वो पैकेज करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा, और उसके अनुसार उसके एट द एंड उसके डिपेंड करेगा कि वो सेल से बाहर जाता है या सेल के अंदर यूज़ होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारी सेल में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ प्रोटीन्स हम खाने के साथ भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं अगर एक पैटर्न बनाऊं तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि हमारी बॉडी में है हमारी सेल, और सेल के अंदर है डीएनए। डीएनए बेसिकली क्या बनाएगा, हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में। डीएनए के साथ साथ हमारे जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी बनाएंगे प्रोटीन। ये प्रोटीन जो बनेगा वो प्रोटीन क्या होगा, मॉडिफाई होगा। ये प्रोटीन भी मॉडिफाई होगा, और मॉडिफाई करने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। मॉडिफाई होके ये प्रोटीन या तो सेल से बाहर जाएगा या सेल के अंदर यूज़ होगा, दैट्स इट। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें दोनों में, तो क्या दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या गोल्जी बॉडीज़ होता है, दोनों में रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्या दोनों में न्यूक्लियस होता है, क्या दोनों में साइटोप्लाज्म, क्या दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, आंसर इज यस। पर सेल वॉल किस में, प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं है। लार्ज वैक्यूल किस में, प्लांट में, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है वो किस में प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है प्लांट सेल में, ठीक है ना, ये देखिए। और क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो खाना बनाने में हेल्प करता है, और एनिमल्स तो बेसिकली अपना खाना खुद बनाते ही नहीं हैं, तो नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, सेंट्रियोल जो ऑर्गेनल था, जो मैंने आपको बताया, सेंट्रियोल ऑर्गेनल आपका हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में, वो किसमें है, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में नहीं है। अब बाकी बात रही फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनल है। इस तरह की मैंने बैक्टीरिया की सेल दिखाई थी या एनिमल की सेल दिखाते हैं ना, तो पीछे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली टेल ऑफ द सेल होती है। तो वो टेल ऑफ द सेल उसको बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करती है, मूवमेंट में और लोकोमोशन में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही माइनर पॉइंट है, इसको नहीं भी करेंगे चलेगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है गैमेट्स। गैमेट्स बेसिकली क्या होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि बाद में जाके फ्यूज़ होके वो फर्टिलाइजेशन करके एक नई सेल, न्यू सेल बनाएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नहीं भी याद रहे चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये बेसिक पॉइंट्स तो हर स्टूडेंट को आने चाहिए, हर एस्पिरेंट को आने चाहिए। यूपीएससी ऑलरेडी इस साल एक क्वेश्चन पूछ चुका है सेल पर। मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो अपने इन बेसिक पॉइंट्स में गलती नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेल में होती है, तो हमें ये बात पता है कि एनएरोबिक और एरोबिक दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो एनएरोबिक। ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म में हमारे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो हमें इतना याद नहीं करना है। ये एक्चुअली क्लास 10th की एनसीईआरटी से मैंने फोटोग्राफ ली है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बोलते हैं। ये हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। आपकी बॉडी इन एटीपी को खर्च करती जाएगी और धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी में फिर ग्लूकोज आएगा, फिर ग्लूकोज टूटेगा, फिर एनर्जी बनेगी एटीपी की फॉर्म में, फिर आप उसे खर्च करेंगे। ये एक साइकिल है, ठीक है।
अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मसल की सेल्स का, आप भाग रहे थे, आप थक गए थे, तो आपकी बॉडी में बनने लगता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी भी बनती है। वो बात दूसरी है कि एनर्जी कंपैरेटिवली कम बनती है, तभी आप भाग नहीं पा रहे हैं। और अगर हम बात करें यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी ऑक्सीजन जब कम हो जाता है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन जब होता है, तब वो रेस्पिरेशन करता है। तो वो बेसिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और वो प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है C2H5OH। ये वही इथेनॉल है जिसे हम अपने मार्केट में अल्कोहल के नाम से बेचते हैं और लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इट्स वेरी टॉक्सिक, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन बेसिकली क्या हुआ, C6, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बिल्कुल टूट गए तो CO2 बना। लेकिन यहाँ पे तो पूरी तरह से कार्बन टूट ही नहीं पाया, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, अभी CO2 तो बना, लेकिन 2 मॉलिक्यूल का एक तीसरा मॉलिक्यूल बन गया जिसे हमने बोला इथेनॉल। तो वो तो यहाँ नहीं बन रहा है। तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनमें बेसिक डिफरेंस। एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं एनर्जी ज़्यादा बनती है एरोबिक में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। पूरी तरह से ग्लूकोज टूट रहा है CO2 में। यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरह नहीं टूट रहा है, वो अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। आपसे पूछेगा लैक्टिक एसिड कब बनेगा, तो देन यू कैन से मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर सभी ऑर्गेनल्स का नाम लेके वो आपसे पूछे तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। जैसे कि वो ब्रेन ऑफ द सेल बोले तो न्यूक्लियस है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोले तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ATP प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मैंने बताया कि वो अगर रफ है तो प्रोटीन बना रहा है, अगर वो स्मूथ है तो लिपिड्स बना रहा है, टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है। गोल्जी बॉडीज मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग का काम कर रहा है। वैक्यूल स्टोरेज का काम कर रहा है। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आपसे प्रोटीन फैक्ट्री पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स। सेंट्रियोल मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिर्फ एनिमल सेल में है और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है इनको। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जब एक सेल डैमेज हो जाती है तो उस सेल को ख़त्म करने के लिए ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और उनके एंजाइम्स पूरी सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो नहीं तो आपकी बॉडी में क्या होगा, सेल का बहुत ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट हो जाएगा और वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा फिर। तो ऐसे डेब्रिस को रिमूव करने के लिए लाइसोसोम्स का रोल प्ले होता है और इनमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। तो बेसिकली ये जब खुद ही बर्स्ट कर जाते हैं और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो अब फंक्शन पूछे किसी भी ऑर्गेनल का तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स को फिर सर क्लासीफाई कैसे करा गया, तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विट्टेकर। 1969 में उन्होंने 5 किंगडम बताए। उन्होंने कहा अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम उन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और फिफ्थ है एनिमेलिया। सबने फंगस सुना है, फंजाई क्या होते हैं, फंगस होते हैं। प्लांट्स पता है, एनिमल्स पता है। तो ये 3 किंगडम्स तो आप ऑलरेडी जानते थे। ये क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, एक बार वीडियो को पीछे जाके एक बार फिर से सुन लीजिए। मल्टी सेलुलर का मतलब है मैनी सेल्स, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल, मैनी सेल्स। अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही सेल है लेकिन वो सेल कैसी है, यूकैरियोटिक, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल जनरली यूनिसेलुलर ही होते हैं। मोनेरा में आपको एग्जांपल ऑलरेडी पता है बैक्टीरिया का। प्रोटिस्टा इन्होंने किंगडम बताया था। आज की डेट में बहुत छोटे छोटे इसके भी ग्रुप्स हैं जो अपने आप में किंगडम बोले जाते हैं, बट ठीक है, एनसीईआरटी में हमारा यही लिखा है, हमें यही याद करना पड़ेगा। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं बेसिकली, और ये 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा। आपको एग्जांपल दे तो जैसे कि आपका जो बहुत सारे स्पोरोजोआ, ठीक है, ये ग्रुप्स बेसिकली प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स जो होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम, ठीक है। या
इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिसेलुलर, तो वो आपका एग्जाम्पल बन जाएंगे प्रोटिस्टा के। बैक्टीरिया आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया हैं, हमें उसके नाम नहीं याद करने हैं। फंजाई और अगर हम प्लांटे को देखें तो फंजाई में मशरूम आपको पता है, यीस्ट आपको पता है, ठीक है ना। एक राइजोपस का भी डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 8 में है। ये बेसिकली बोला जाता है कि अगर आप अपनी ब्रेड को मॉइस्ट एयर में कुछ दिनों के लिए रख दें और थोड़ा ऐसा टेम्परेचर हो जो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, ठंडा ना हो, तो ग्रीन कलर के कुछ पैचेस आ जाते हैं ब्रेड के ऊपर और वो बेसिकली फंगस होती है। तो हम एक्सपायरी देखते हैं ब्रेड की तभी हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये वही फंगस है। मशरूम्स एडिबल होता है, खाया भी जाता है। प्लांट्स आप सबको पता है अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, इसकी हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। और एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, हॉर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी हम एनिमेलिया किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया बेसिकली वो होते हैं जो एंशियंट हैं, बहुत ही पुराने हैं, जो जब से लाइफ आई है तब से ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमें देखे जा चुके हैं। तो ये आर्के बैक्टीरिया होते हैं, ये भी एक तरीके का अलग डोमेन है, एक अलग तरीके का एक ग्रुप है, तो हमें इसकी डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने पे आए तो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी से लिया हुआ है, डाइवर्सिटी चैप्टर से। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है हम बोलेंगे क्या वो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर वो यूकैरियोटिक है। अगर हमें ये बात पता चल गई तो हम बता पाएंगे कि अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा ही होगा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अगर हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक है तो हमारे पे क्वेश्चन आता है वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक भी है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा किंगडम हुआ, प्रोटिस्टा। देखो यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। मल्टीसेलुलर है तो हमें अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी कि क्या उसमें सेल वॉल होती है, क्या उसमें सेल वॉल नहीं होती। ये आपको पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया है कि अगर सेल वॉल नहीं है और यूकैरियोटिक सेल है तो उसका एग्जाम्पल एनिमल। अगर सेल वॉल है तो फिर हमें देखना है कि क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्या वो फोटोट्रॉफिक हैं, क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनमें सेल वॉल भी है, वो मल्टीसेलुलर भी हैं और वो यूकैरियोटिक भी हैं, तो आंसर है प्लांट्स। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन सेल वॉल तो है उनमें, तब हम बोलेंगे फंजाई। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट देगा कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई तीनों में सेल वॉल होती है। अब तुम क्या करोगे, तुम आधा पढ़ के जाओगे, तुम बोलोगे प्लांट्स में तो मेरे को पता है कि सेल वॉल होती है। अब फंगस में भी चलो एक बार को मान लेता हूँ कि होती हो, नहीं होती हो, याद नहीं आ रहा। बैक्टीरिया में तो नहीं होती होगी, वो तो इतना सा होता है और आप इस स्टेटमेंट को गलत कर लोगे। पर आंसर एक्चुअली है कि तीनों में ही सेल वॉल होती है। यस, फंजाई में भी सेल वॉल है, प्लांट्स में भी सेल वॉल है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है। तो इस तरीके से आपके बेसिक्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए। हम ख़त्म करते हैं यहाँ पार्ट 1 ऑफ जनरल बायोलॉजी। सिंप्लीफाई सिविल्स ने क्लास को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो एग्ज़ाम में आ रही हैं उसकी गलतियाँ ना करें। इसके बाद आप एनसीईआरटी को रेफ़र करें और देखिए आपका सब्जेक्ट अपने आप ही अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा और ईजिली समझ में आने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।